तकलीफ और दर्द किसके जीवन में नहीं, सबके जीवन में है। उस दर्द को भूलकर उस टारगेट को याद कर लूं तो मुझे लगता है वो दर्द बहुत छोटा है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का यही एक खासियत है जो कि सबसे अलग बनाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टारों के बीच चाहे जितना भी विवाद हो जाए, लेकिन जब भी एक दूसरे का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है तो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। पावर स्टार पवन सिंह गए हैं राइज एंड फॉल शो में और खेसारी लाल यादव अपने फैंसों से लाइव आकर के रिक्वेस्ट किए हैं, निवेदन किए हैं कि आप पवन सिंह को जा करके वोट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह राइज एंड फॉल में अपना छाप छोड़ रहे हैं, पूरा कन्फर्म हो चुका है कि उस शो का विनर केवल पवन सिंह ही हो सकते हैं। क्योंकि पवन सिंह का अंदाज केवल यूपी बिहार के लोगों को ही पसंद नहीं आ रहा है, हर एक स्टेट के लोग केवल पवन सिंह की वजह से ही राइज एंड फॉल शो को देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का खुला व्यवहार कर रहे हैं पवन सिंह, जिस तरीके से दिल खोल के किसी से भी बातें कर रहे हैं, जो दिल पे है वही जवान पे है, गालियाँ भी खुलेआम दे रहे हैं। आज तक पवन सिंह का ये रूप खुद उनके फैंस नहीं देखे थे, तो भाई कोई और क्या देखेगा। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह उसमें खुल के आए हैं, हर एक स्टेट के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और पवन सिंह इसी के वजह से अपने को रियल रखना चाह रहे हैं, अपने आप को चाह रहे हैं कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वही करूँगा, क्योंकि इसे लोग पसंद कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि ये भले शो नया है, लेकिन अभी से ये बिग बॉस जैसे शो को टक्कर दे रहा है टीआरपी के मामले में। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह क्या वो पहला सुपरस्टार बनेंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री को पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनर ट्रॉफी देंगे। क्योंकि आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी सुपरस्टार किसी भी बड़े इवेंट को जाकर के जीत नहीं पाया है, चाहे वो बिग बॉस हो गया, चाहे वो रोडीज हो गया। ऐसे ऐसे शो में बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेस गई हैं, लेकिन आज तक कोई जीत नहीं पाया है। पावर स्टार पवन सिंह का जो आजकल रूप दिख रहा है वो जीतने वाला ही दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह जीतते या नहीं जीतते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर के क्या क्या बोला है, पहले आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद की बातें करते हैं सीधे लास्ट में आपसे हम। कोई डायलॉग राइटर भी उनको लिखने में जो है वो बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने एक फ्लो में जो है बोलते गए मैं भी सुन के हैरान हूँ कि मतलब आपको लिखी हुई नहीं मिली, आपने खुद ही बता दिया। आधा काम आपने प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का खुद ही आसान कर दिया। तो वो कोशिश रहती है मेरी, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आया हूँ मुझे लगता है कि वहाँ सिर्फ इमोशन है, वहाँ एक परिवार है, वहाँ किताब तो नहीं है बट गुरुकुल की तरह है जो कि हमें शिक्षा भी देता है। और मुझे लगता है कि जो ज्ञान आपको घर में मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए मैं गांव से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता हूं और गांव को ज़्यादा अहमियत देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं जाता हूं तो वहां सब आदमी एक टक मुझे देखता है कि ये खेसारी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है। और एक बार उनका पैर छूता हूँ तो वो आनंद होकर आशीर्वाद जो देते हैं। यहाँ तो मैं हर दिन किसी न किसी का, जो मेरे से सीनियर हैं, जो मेरे से बुजुर्ग हैं, सबका पैर छूता हूँ, लेकिन वो आनंद मुझे यहाँ नहीं मिलता जो मुझे अपने गांव में मिलता है, जो अपने छपरा में मिलता है, पटना में मिलता है। वहाँ एक अपनापन है, उस आशीर्वाद में। आशीर्वाद वो छोटा सा हाथ जब आप सर पे आता है ना तो बहुत कुछ सिखा के जाता है और बहुत कुछ कह जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि गांव का परिवेश जो है वहाँ सिर्फ इमोशन है, प्यार है, रिश्ते हैं, लोग हैं जो सिर्फ वहाँ आपको प्यार करते हैं। अच्छा, जन्म आपका छपरा में हो? हाँ, जन्म मेरा ढानाडी गांव है, छपरा जिला छपरा है मेरा, सारण। रसूलपुर चट्टी मेरा मार्केट है और जन्म मेरा वहीं हुआ था। कैसा बचपन था? माँ ने मुझे एक बात बताई थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो हमारा घर ढह गया था। मिट्टी का घर था? मिट्टी का घर था और वो बिल्कुल समतल हो गया था, तो रहने के लिए कुछ था नहीं। तो मैं जब पैदा हुआ तो किसी मैंने बगल का घर किसी और के घर में था, तो मेरी पैदाइश किसी और के घर में हुई थी। क्योंकि अब नहीं था तो अब गांव का इमोशन यही तो है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो तुरंत एट ए टाइम हर आदमी आपके हेल्प में खड़ा हो जाता है। और वही हुआ। तो मैं शायद 1 महीना या 1.5 महीना जब मुझे माँ पैदा की तो मैं किसी और के घर में था। 1-1.5 महीने बाद पापा ने पगानी गिराई और उसी पे दादाजी शायद मेरे उस समय थे। मैं दादाजी को देखा नहीं, लेकिन उस समय दादाजी थे। तो फिर सबने मिलकर एक खपड़ा था, छोटा सा घर बनाया, तो शायद फिर उसमें माँ चली गई। तो कैसा रहा बचपन? कुछ याद है? मतलब कि जाहिर है मुझे सारी बचपन की हर वो चीज याद है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तो मुझे 12 साल आए हुए हो गए, लेकिन मैं 17 साल तक लगातार अपने गांव में था। तो मैं 6 साल के था तो मुझे मेरी माँ छोड़ के चली गई दिल्ली उस वक्त पढ़ाई के लिए, क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले थे और हम 7 भाई हैं। 7 भाई में मेरे चाचा के 4 लड़के और हम, तो हम सब मिलके 7 भाई थे। तो कमाने वाला एक ही आदमी। तो पापा रात को गार्ड की नौकरी करते थे और दिन में चाना बेचते थे।
तो उनको खाने बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसमें मैं माँ को भी दोषी नहीं कह सकता कि 6 साल की उम्र में कोई माँ से दूर हो बेटा तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं। कहा जाए तो सच पूछे तो वो मोहब्बत मुझे मिली नहीं जो मेरे माँ के गोद में मिलती थी। लेकिन वो माँ की मजबूरी और पापा की मजबूरी थी, उसमें वो लोग दोषी नहीं है, क्योंकि उस वक्त गई ताकि पापा ज्यादा पैसे कमा सके और हमें अच्छी चीजें दे सके। तो उसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं था, उसमें हम सबका ही स्वार्थ था। तो फिर मेरे चाचा ने मुझे पढ़ाया, जितना भी पढ़े। मैं 7-8 साल का हुआ तो मैं कार्यक्रम करने लगा। कार्यक्रम मतलब इनकेस की मैं रामायण महाभारत जो हमारे यहाँ व्यास लोग होते हैं उनके हमें जाने लगा, सीखने लगा। तो उस समय 5 रुपये 10 रुपये मिलते थे हम लोग को, रात भर पूरे झाल बजाते थे। और मैं बोलता बहुत था, तो दूध भी बेचता था, चारा भी काटता था। 10-10 15-15 हमारे यहाँ गाय होती थी, तो दूध बेचना भी, सारी चीजें प्रोसीजर चलती रहती थी। और उसी में मैं कार्यक्रम भी करता था, जाता था, रात भर जगता था, फिर आकर पढ़ाई भी करता था। तो वो स्ट्रगल मुझे लगता है कि इस स्ट्रगल से बहुत ऊपर थी हमारे, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक बड़ा बनने का स्ट्रगल था और आज लोगों ने मुझे उस लेवल पे बनाया। लेकिन वहां एक चीज थी कि किसी के भी घर पे जाता था तो बबुआ लोग बोलते थे। आज हर आदमी सिर्फ काटने पे लगा रहता है, कैसे इसको नीचे। हर आदमी वहां देखना चाहता था कि ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। कामयाबी तो अपनी कीमत वसूलती है, तो ये तो कॉमन है। मतलब लेकिन आज वो लगता है मुझे, मैं अपने बच्चों से शेयर करता हूँ। अब मेरी बेटी कृति है, मेरा बेटा ऋषभ है, और मैं उनसे अपनी जीवन शेयर करता हूँ कि बेटा मेरे पास मेरी अपनी एक कहानी है, कोशिश करना कि तुम्हारी भी अपनी एक कहानी बन जाए, ताकि तुम दुनिया को बता सको और तुमसे दुनिया कुछ सीख सके। और यही कहानी बता देना, तुम्हारे पास नहीं होगी तो यही कहानी बताना कि हमारे पापा ऐसे इस परिवेश में आकर भी और हम लोगों को बड़ा किया, ताकि तुमसे कभी गलती नहीं होगी और तुम दुनिया की इज्जत करोगे। तो ये जीवन है, और मुझे लगता है कि वो संघर्ष नहीं था, वो मेरा एक प्रोसीजर था। उम्मीद है कि आपको खेसारी लाल यादव का पूरा बयान समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अब देखना ये है कि खेसारी लाल यादव के सपोर्ट से पवन सिंह को क्या क्या फ़ायदा होता है। वैसे तो खेसारी लाल यादव अगर सपोर्ट में आ चुके हैं तो एक चीज़ तो तय है कि पवन सिंह वोटिंग के मामले में तो बाहर नहीं होने वाले हैं। पवन सिंह को वोट की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बाहर नहीं होंगे। बाहर होने का रीज़न केवल एक हो सकता है कि अंदर कोई ऐसा प्रक्रिया हो जिसमें पवन सिंह फेल हो जाएं तो हार सकते हैं, लेकिन वोटिंग के मामले में नहीं हार सकते, सपोर्ट के मामले में नहीं हार सकते। क्योंकि यूपी बिहार के अलावा भी बहुत सारे स्टेट से पवन सिंह को सपोर्ट मिल रहा है और पवन सिंह को ही लोग चाह रहे हैं कि विन हो। और इस शो में अंत तक किसी को कोई देखना चाहता है तो केवल एक नाम है, पवन सिंह। अब देखना यही होगा कि पवन सिंह का किससे झगड़ा होता है, क्योंकि अब तक तो पवन सिंह बहुत ज़्यादा संयम व्रत कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, लेकिन झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ना इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।